राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबू रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज अवनीश भाई पीएन शर्मा। और जैसा कि आप लोग को जानकारी है, इन दिनों मैं हूं पूना में और यहाँ पे चल रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के, लोकल बॉडीज के इलेक्शन और घमासान मचा हुआ है। तो इस पे बाद में चर्चा करेंगे। आज अवनीश भाई से जरा बंगाल पे चर्चा करना चाहता हूँ। उससे पहले एक एक मिनट का एक अपील। दर्शकों, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। इसका मूल्य है 600 रुपया। ये मेरे लेखों का संकलन है। इस पुस्तक की बिक्री से जो भी राशि प्राप्त हो रही है वो मेरे मंदिर में एक गौशाला और एक पशु चिकित्सालय का निर्माण होना प्रस्तावित है, उसमें खर्च होनी है। आप ये 600 रुपए की पुस्तक यदि मंगाते हैं तो आपका ये योगदान गौशाला में माना जाएगा, क्योंकि ये पैसा उसी में खर्च होना है। ऊपर जो क्यूआर कोड है इस पे भी आप अपनी सहायता राशि भेज सकते हैं। 7696409623 इस पे भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। इसी नंबर पे हमें अपना व्हाट्सएप पे एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड भेज दीजिए, जिससे कि आपको पुस्तक हम भेज सकें। तो अब आ जाते हैं अवनीश भाई के साथ चर्चा में। अवनीश भाई, ममता बनर्जी की गुंडई कहां तक पहुंची है? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, मैंने सुना। बिल्कुल कल सर। और हाई कोर्ट में एक घटना हुई है कि जब हाई कोर्ट की सुनवाई चल रही थी तो ममता ने अपने गुंडे भेज के हाई कोर्ट को हाईजैक कर लिया। हाई कोर्ट की कार्रवाई नहीं होने दी। अंत में जजेस छोड़ के चले गए और 14 जनवरी की तारीख दे दी। मतलब इस कदर गुंडई हाई कोर्ट पे। बिल्कुल सर, सच बताएं तो भारतीय राजनीति में अब तक के इतिहास में इस तरह की कोई घटना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली मुख्यमंत्री हैं जो अदालतों के आसपास और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं इनके भतीजे पे, जिसको लेके उन्होंने ये पूरा कांड किया है। याद कीजिए सर, जयललिता जयललिता भी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गई थी, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए थे, लेकिन इतनी कम से कम नैतिकता बाकी थी कि किसी ने कोर्ट के आदेश के पालन या किसी एजेंसी की कार्रवाई में इस तरीके से बाधा नहीं डाली थी। अभी अगर हाल में आप देख लीजिए, मैं तो मतलब इन तमाम खलनायकों के प्रति मेरे मन में इज्जत बढ़ गई। लालू प्रसाद यादव के प्रति मेरी इज्जत बढ़ गई कि भाई ठीक है, जब अदालत का आदेश आया तो लालू प्रसाद यादव जेल गए, भले उन्होंने राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, जयललिता भी गई। और तो और हेमंत सोरेन आप देखिए, यहां तक कि मैं तो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने तिहाड़ से सरकार चलाने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा भी आदेश का पालन किया और इस तरह की गुंडई नहीं की। ममता बनर्जी ने नया प्रतिमान स्थापित किया, आपने बिल्कुल सही कहा। हाईकोर्ट तक में इन्होंने पूरे कोर्ट रूम को टीएमसी के गुंडों से भर दिया। यहां तक कि जो पक्षकार वकील थे वो बेंच तक नहीं पहुंच पाए। और फिर लेडी जज साहब को ये कहना पड़ा कि साहब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है और हम 14 तारीख की डेट देंगे। लेकिन लेकिन कोर्ट ने ये कमेंट जरूर किया कि मामला प्रथम दृष्टया बेहद गंभीर है। अच्छा, ये कोई नई बात तो है नहीं। इसके पहले सीबीआई जब कमिश्नर के खिलाफ इंक्वायरी हुई थी, इनके पुलिस कमिश्नर के खिलाफ, ये धरने पे बैठ गई थी। आरजी कर में एक बेटी के साथ इतना नृशंस कांड हुआ तो ममता बनर्जी, जो कि वहां की होम मिनिस्टर भी है, एक महिला भी है, चीफ मिनिस्टर, सड़क पर खुद ही की सरकार रहते हुए वो प्रदर्शन के लिए निकल गई। दरअसल ममता बनर्जी की शुरुआती राजनीति अगर आप देखिए तो इतिहास में लोग जाए, ममता बनर्जी का ये कोई नया स्वभाव नहीं है। और ये अलग बात है कि ममता बनर्जी जब उन्होंने ज्योति बसु के कार के बोनट के ऊपर चढ़ गई सचिवालय के सामने, तो उस समय अखबारों ने या तमाम इकोसिस्टम ने इनको बड़ी क्रांतिकारी महिला और बड़ी लड़ाकू महिला, तो ये एक इनकी छवि इन्होंने खुद बनाई। उसके बाद हवाई चप्पल पहनना, घूमना, तो ममता बनर्जी ने एक बिल्कुल आवरण भारतीय राजनीति में अपने लिए ओढ़ा है। और रही बात ये कि बंगाल के लिए कम्युनिस्टों ने ये वहां पर थाती पैदा की, वहां पर रखी, उसको पाला पोषा कि राजनीति में गुंडई का कैसे समावेश हो। और ममता बनर्जी ने वो जो 3 दशकों तक कम्युनिस्टों का वहां पर शासन चला और जो उनका मॉडल था उसी मॉडल को उठा के अपने पास ले आई। तो ममता बनर्जी ने कोई गुंडई नई इंडक्ट नहीं की बंगाल की पॉलिटिक्स में, ये कम्युनिस्टों का पूरी विरासत है, उसी लाइन पर ममता बनर्जी आगे चलती रही। और वेस्ट बंगाल
अब जबकि चुनावी हिंसा बिहार तक में समाप्त हो गई, चुनावी हिंसा कहीं पूरे देश में नहीं देखी जाती, फिर भी वेस्ट बंगाल में इसीलिए जीवित है। और कम्युनिस्टों के उस 30 साल और ममता बनर्जी के इन 15 सालों में मुझे और आपको ये अब भरोसा हो जाना चाहिए कि वेस्ट बंगाल को भी धीरे-धीरे इसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन एक दौर आता है, 21 साल के बाद इस देश में एसआईआर शुरू होता है। एसआईआर क्या है? एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण। वहां से ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें शुरू हुई। ये जो अभी कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो ये सारी जांच चल रही है, ये तो बिल्कुल इनके लिए आउट बस्ट कर जाने का एक ऐसा मुकाम आया जहां पर ये फट गई। लेकिन असली दर्द इनका इनके राजनैतिक जीवन पर जो ग्रहण एसआईआर के जरिए लग रहा है वो है। और आप देखिए, एक तरफ कार्रवाइयां जो कोर्ट की चल रही हैं, अच्छा ईडी के साथ क्या है भाई? ईडी मनी ट्रेल पकड़ती है। और आपको अच्छी तरह पता है, दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि आज की डेट में अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो वो एक बार सीबीआई से उतना नहीं घबराता जितना वो ईडी से घबराता है। कारण ये है कि ईडी मनी ट्रेल या पैसे का, रुपए का पदचिह्न पकड़ के चलती है। अब लोगों को याद करना चाहिए कि किस तरीके से डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो ईडी कैसे अच्छे से काम कर पाती है। कारण ये, 1 रुपया यहां से यहां चला, ईडी उस मनी ट्रेल को पकड़ती है और मनी ट्रेल को पकड़ के अपराध को सिद्ध करती है। और जब वो आर्थिक अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसको कोर्ट मानता है और वो मतलब ऐसा अकाट्य सबूत होता है कि जिससे कोई बच नहीं सकता। ईडी का खौफ इसीलिए भ्रष्टाचारियों में होता है। अब मैंने डीमोनेटाइजेशन का नाम लिया, उन दिनों याद है जब नोटबंदी हुई, डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने एक बात कही और बड़े ज्ञानी लोग भी उसमें एक बात कहते थे, विपक्ष तो कहता ही था। जनरल लोग ये कहते थे कि भाई साहब डीमोनेटाइजेशन का क्या फायदा हुआ? ऑलमोस्ट जितना पैसा था इंडियन इकोनॉमी में वो सारा का सारा पैसा डीमोनेटाइजेशन में वापस आ गया। मैं उस समय भी कहता था, हे समझ के गरीबों दरिद्रों, डीमोनेटाइजेशन किसी भी इकोनॉमी में वो ऐसे अकाउंटिंग का टूल है कि जिसको करने के बाद अगर 100% जो पैसा है, जो मनी है, वो अगर वापस बैंक में चली आती है तो ये सबसे बड़ी सफलता होती है। फर्जी और फ्रॉड करेंसी नहीं आएगी, वो तो बाजार में बाहर हो जाएगी। और वो हुई। तो डीमोनेटाइजेशन के दौरान जितना पैसा आया वो कहां गया? वो बैंकों से रूट हुआ। और जब बैंकों के थ्रू रूट हुआ तो अकाउंटेड हो गया वो पैसा। यानी ईडी जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लीजिए 1000 हाथों से होते हुए किसी आर्थिक अपराधी के पास कैश पैसा आता है, उससे पहले वो 1000 हाथों में हो, लेकिन चूंकि वो सारा का सारा पैसा डिमोनेटाइजेशन के बाद अकाउंटेड है, बैंकों से रूटेड है, तो उसका पहला सोर्स तो विड्रॉल का मिलेगा ना। पहला सोर्स मिलने के बाद उसका मनी ट्रेल मिलता चला जाता है। तो भले अगर आर्थिक अपराधी आज की डेट में कैश ट्रांजैक्शन भी करें, उसके बावजूद भी ईडी मैक्सिमम चांस रहता है कि उस मनी ट्रेल को पकड़ लेती है। और कोयला घोटाले में यही हुआ। सीबीआई की जांच पिछले 6 साल से चल रही है और जांच चलते चलते ईडी तब इन्वॉल्व होती है। ईडी किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को नहीं इन्वेस्टिगेट करती सर। तो ईडी को जब वहां मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला, पैसे का पता चला, हवाला के ट्रांजैक्शंस का पता चला, तो उससे खोजते खोजते वो आईपैक पे आई। आईपैक वही है जो प्रशांत किशोर की कंपनी है, बाद में उन्होंने विनीत जैन को बेच दिया या क्या किया उसका मैटर है, वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सवाल ये होता है कि ममता बनर्जी ने, आप याद कीजिए, ममता बनर्जी जब एसआईआर हो रहा था तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर एसआईआर होने नहीं देंगे। सबको इस देश में ये आशंका थी कि ममता बनर्जी पूरी तरह गुंडों को उतार देंगी, एसआईआर में बाधा डालेंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो समझ गई थी कि ये एक ऐसा ट्रैप है, अगर मैंने हिंसा फैलाई तो एसआईआर, मैंने बार बार कहा है, एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन सीधे राष्ट्रपति को अप्रोच करता और 356 का न्योता ही अपने सामने दी। तो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति थी, इसलिए एसआईआर इन्होंने हो जाने दिया। अब स्थिति इनकी क्या है? यहां भ्रष्टाचार का मामला था, ईडी केवल इन्वेस्टिगेट कर रही थी मनी मैटर। वो मनी मैटर को डील करती है, क्रिमिनल जांच नहीं करती। लेकिन ये लूट कांड करके, ये हिस्ट्री बना के कि पहली बार कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर वो जाता है किसी थर्ड पार्टी के ऑफिस में, जो ना उनकी पार्टी का ऑफिस होता है, ना रेड
इनके किसी मंत्री पर पड़ रही थी, ना मुख्यमंत्री पर पड़ रही थी, एक थर्ड पार्टी के पास गई थी। और वहां से जाके जब इन्होंने लूट किया है, तो अब क्या आ रहा है, ईडी कलकत्ता हाई कोर्ट में गई, उसने कहा कि हमको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। यही रिट लेके ये सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है। उधर भारतीय जनता पार्टी भी पहुंच गई है, और ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, और अगर वो कह रही है कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, तो सीबीआई जांच दो तरीके से होती है, या तो केंद्र सरकार इनिशिएट करे या राज्य सरकार इनिशिएट करे और केंद्र सरकार इसका आदेश दे, या बहुत सारे केसेस में हमने ये भी देखा है कि लोग अदालत गए हैं और अदालत से इसको इनिशिएट कराया है। ममता बनर्जी ऐसे ट्रैप में फंसी हैं कि केवल मनी मैटर की जांच इस केस में, कोयला घोटाले में हो रही थी, अब उन्होंने अपने ऊपर क्रिमिनल जांच का भी लबादा ओढ़ लिया है, अपने गले में वो फंदा डाल लिया है। तो आने वाले दिन ममता बनर्जी के लिए बेहद कठिन है। ये सही बात है कि अभी ईडी के काम में बाधा डालना, ईडी के ऊपर काउंटर एफआईआर करा देना, कैविएट दाखिल किया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कि कोई फैसला लिया जाए ईडी की रिट पे, तो हमारा पक्ष जरूर सुना जाए। कुल मिला के सर, एसआईआर के बाद राजनीतिक हार के से उपजी हताशा ममता बनर्जी को यहां तक ले आई है, और निश्चित तौर पर ममता बनर्जी का व्यवहार असामान्य है। असामान्य व्यवहार उसी व्यक्ति का होता है जो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, और ममता बनर्जी ने राजनीतिक हार मान लिया है। जी, मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि शराब घोटाले का पैसा भी इसी तरह गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया था। आईपैक पे यही आरोप है कि कोयला घोटाले का पैसा आईपैक के थ्रू टीएमसी ने गोवा के चुनाव में खर्च किया, और उसी का मनी ट्रेल पकड़ने की कोशिश ईडी कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये बहुत सही बात कही कि लालू यादव जैसे लोग बहुत शरीफ थे कि कोर्ट का आदेश मानते हुए जेल चले गए। ठीक है, अपनी बीवी को बैठा गए, अनपढ़ बीवी को, अलग बात है, पर जेल चले गए। उसमें थोड़ी गिरावट तब आई जब केजरीवाल ने इस्तीफा ही नहीं दिया, बिना इस्तीफा दिए जेल चले गए। वो एक नया लो था भारतीय राजनीति में कि लोग जेल में बैठ के सरकार चलाएंगे पर इस्तीफा नहीं देंगे। अब ममता बनर्जी ने सर एक और नया लो स्थापित कर दिया है, जब वो एक सड़क छाप गुंडा या सड़क छाप टीएमसी कार्यकर्ता की तरह थानों में तो पहले भी घुस जाती थी, पर अब खुद जाके ईडी की जहां रेड चल रही है वहां से फाइलें उठा ला। पर मुझे एक बात बताइए, कल जो हाई कोर्ट में इन्होंने किया है कि हाई कोर्ट की सुनवाई, वही परसों, तो मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लेते हुए इस सुनवाई को बंगाल से बाहर शिफ्ट क्यों नहीं कर रहा है? पहली बात, वो एक ऑप्शन है ना उनके पास। जब बंगाल में मशीनरी इस कदर फेल हो गई है कि हाई कोर्ट फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है, तो इस केस को तो तुरंत इसकी सुनवाई बाहर के किसी दूसरे राज्य में कर देनी चाहिए। पहला नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में रेट पहुंच गई है ना, ईडी तो सर ईडी सुप्रीम कोर्ट भी तो पहुंच गई है रेट लेके। तो अब सुओ मोटो का ऐसा कोई टेक्निकल रीजन बनता नहीं, जब एक कंप्लीट फ्रेश रेट जो है 14 तारीख की जो डेट दी है, 14 जनवरी की हाई कोर्ट ने, उस दिन क्या होगा? उस दिन होगी सुनवाई, उस दिन 14 तारीख को हियरिंग होगी, 14 तारीख को हियरिंग होगी। उस दिन भी अगर टीएमसी के गुंडे हाई कोर्ट में रेड कर दिए तो हाँ, तब ये आपकी जो बात है वो उसका वैलिड पॉइंट बनता है। फिर तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा, और देना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। लेकिन अभी तो एक सेपरेट रेट जो है वो ईडी लेके सुप्रीम कोर्ट भी आ गई है, और यहाँ बीजेपी भी लेके आ गई है। हो सकता है उस रेट की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि भाई एक ऑलरेडी रेट कलकत्ता हाई कोर्ट में आपकी पड़ी हुई है, तो उसकी सुनवाई आप हो जाने दो। तो ये दोनों तरफ से देखिए, ये एक काउंटर रेट जो है वो अपने सुगमता के लिए ईडी ने दाखिल किया है। तो ये तो अब कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उससे अलग जरा से एक बात करें सर। सवाल ये होता है सर कि बहुत सारे लोगों की केंद्र सरकार के प्रति अपेक्षा
कि भैया 356 वहां लगा दो। और निश्चित तौर पर स्थिति अब वेस्ट बंगाल की इसी तरह की है कि 356 बिल्कुल बनता है। आखिर आप ये बताइए कि किसी प्राइवेट कंपनी के कार्यालय में, अच्छा ममता बनर्जी कैसे ट्रैप में फंस रही हैं, अब आप और मजेदार चीज देखिए। जिस दिन इन्होंने सड़क छाप गुंडे और उठाईगीर की तरह कागज लूटा जाके आईपैक के ऑफिस से, उस समय तक विनीत जैन नाम का वो आदमी और आईपैक नाम की वो कंपनी जिसके घर और जिसके ऑफिस पर ईडी की रेड चल रही थी, वो पार्टी मैन नहीं था। ममता बनर्जी ने क्या कहा जब वो नीली फाइल लेके निकली, हार्ड डिस्क लेके निकली? उन्होंने कहा कि अमित शाह, हालांकि गृह मंत्री के बारे में उन्होंने बड़े गंदे शब्द बोले। उन्होंने ये कहा कि हमारा इलेक्शन स्ट्रेटजी चोरी किया जा रहा था, और नीली फाइल को उन्होंने कहा हमारे कैंडिडेट की लिस्ट वो अमित शाह और केंद्र सरकार चोरी कर रही थी, और तमाम इस तरह की चीजें। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने तो लगातार उस दिन से सवाल उठाया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को ममता बनर्जी से सवाल पूछना चाहिए कि क्या तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट ऑफिस से चल रहा है, एक टेंट शामियाने वाला, जो कि एक कंपनी है जो स्ट्रेटजी बनाती है, जो प्रचार करती है, जो शामियाने सजवाती है इलेक्शन के दौरान? क्या ममता बनर्जी के कैंडिडेट वहां से डिसाइड हो रहे हैं? फिर टीएमसी का ऑफिस क्या कर रहा है? ये साफ है कि वो कोई कैंडिडेट की लिस्ट नहीं थी, वो किसी तरह का कोई राजनीतिक वो नहीं था, वो सारा का सारा अभिषेक बनर्जी का वो पैसों के सबूत थे। अब लोग कहेंगे कि भैया ममता बनर्जी वहां रख क्यों रही थी? आप याद कीजिए क्या होता था। पहले आर्थिक अपराधी जितने भी होते थे, मुझे एमटेक बिल्डर का एक केस याद आता है, उसके यहाँ बाद में छापा पड़ा। पहले मथुरा रोड जो दिल्ली में था, वहां पर उसके सीए का ऑफिस था। एजेंसी ने पहले सीए के ऑफिस में रेड डाला। संभवतः भारत में ये पहली ऐसी घटना थी कि जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज था या घोटाले का चार्ज था, उसके प्रेमाइसेस पर रेड पड़ने से पहले उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट पर पड़ा। बाद में तो ये पूरी एक परिपाटी हो गई कि जब भी जो है किसी आर्थिक अपराधी के यहाँ होता है तो उसके सीए के यहाँ भी रेड पड़ता है। कारण ये सारा हिसाब किताब सारा कुछ। तो पहले आर्थिक अपराधी क्या करते थे, अपने इस तरह के पेपर, इस तरह की जितनी खुरापात थी जहां से पकड़ा जा सकता था, वो सीए के यहाँ रहता था। एजेंसियों ने बाद में ये अपना मोडस ऑपरेंडी बना लिया। तो अब उसके बाद क्या हुआ? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने विनीत जैन के ठिकाने को सही पाया कि यहां पर किसी की नजर नहीं डाली जाएगी, क्योंकि ये तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है नहीं, ये तो हमारी इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाता है। वही कंपनी कभी मोदी के लिए एक साथ भी काम कर चुकी है, वही कंपनी तमाम और नीतीश कुमार के साथ काम कर चुकी है, कई लोगों के साथ काम कर चुकी है, ममता बनर्जी के साथ भी काम कर रही है। तो वो सुरक्षित ठिकाना समझा गया कि इस जैन के घर पर रख दो, इसके ऑफिस में अगर कागज रहेंगे तो वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये साफ बताता है क्यों, क्योंकि ममता बनर्जी ये बिल्कुल नहीं कह सकती ईडी की रेड टीएमसी के प्रेमाइसेस में नहीं हो रही थी। और अब ममता बनर्जी फंसी कैसे हैं, इन्होंने ये जान लिया। तो उस विनीत जैन को टीएमसी के आईटी सेल का चीफ बनाया, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब ये रिमार्क दिया कि भीड़ भाड़ हो है, बहुत ज्यादा यहाँ पर अराजकता हो गई है, कोर्ट रूम खाली कराने का प्रयास भी किया गया, तो उसी कोर्ट ने एक चीज ये भी कहा कि रिटेन में ले आइए सारा कुछ। यानी अब दोनों पार्टियां रिटेन में देंगी। लूट एक दिन पहले आप कागज का करती हैं, और उस विनीत जैन को आईटी सेल का चीफ आप उसके अगले दिन बनाती हैं। ममता बनर्जी टेक्निकली इतनी बुरी तरह फंसी हुई हैं कि ये साबित हो जाएगा कि किसी तरह का पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं था। क्यों? क्योंकि जिस समय ईडी की रेड पड़ी उस समय वो कहीं से भी उसका रिश्ता तृणमूल कांग्रेस से ऑफिशियली नहीं था, वो एक थर्ड पार्टी ऑफिस था। तो एक तरफ नैतिकता की लड़ाई हार चुकी है ममता बनर्जी, राजनीतिक लड़ाई हार चुकी हैं, और उसी के साथ साथ वो कानूनी लड़ाई भी हार चुकी हैं। सीबीआई की एंट्री आज नहीं तो कल इस केस में होगी, क्योंकि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें तुरंत ऑर्डर करेगी। और अब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक मनी मैटर्स के साथ, घोटाले के साथ साथ क्रिमिनल ऑफेंस का दरवाजा भी अपने लिए खोल लिया है। तो ममता बनर्जी एक बड़े गंभीर ट्रैप में है। सर ठीक है, आज वो गुंडे करते हुए, केंद्र सरकार पर भारी पड़ते हुए, एजेंसियों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे सकती हैं,
लेकिन कोई अराजक बदमाश भी तमंचा लहरा के लूट तो कर जाता है, लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई होती है तो फिर उसको पता चलता है। जी नहीं, अंतिम प्रश्न, 1 मिनट और बस। चलिए, ये तो हो गई कानूनी लड़ाई। राजनीतिक लड़ाई में क्या चल रहा है? चुनावी लड़ाई में क्या चल रहा है? चुनावी लड़ाई में क्या ममता बैकफुट पे चली गई हैं क्या इस बार? निश्चित तौर पर, और उसका मात्र एक कारण है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण, इसके अलावा और कोई कारण नहीं। और दूसरा, ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल में हार बांग्लादेश से लिखी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो प्रताड़ना, हिंदुओं के खिलाफ जो नृशंस हिंसा हो रही है, उसका एक एक वीडियो पूरे बंगाल के समाज में तैर रहा है। और बंगाल ये जान रहा है कि जब हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश में घट के 1,31,00,000 हो जाती है तो उनकी क्या स्थिति होती है। और इन तमाम सालों में ममता बनर्जी के रिजीम में बंगाल के हिंदू ने ये देखा है कि उसके यहाँ किस तरीके से डेमोग्राफी बदली है। तो वो जान रहा है कि अगर अब स्थितियां नहीं संभाली गई तो निश्चित तौर पर हमारा भी हाल वेस्ट बंगाल में वही होगा जो बंगाल में बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि सेंटिमेंट बहुत एक साथ है। दूसरा, एक जो बंगाली अस्मिता, बंगाली सेंटिमेंट, बंगाली आइडेंटिटी का मुलम्मा चढ़ाया गया था, जिसके नीचे दूसरे नंबर पे आ जाता था किसी व्यक्ति का हिंदू होना, सनातनी होना, उसने अब पहले नंबर पर अपना स्थान बना लिया है कि पहले हम हिंदू हैं, बचेंगे, तब जाके आगे कुछ हो पाएगा। तो इस बार और इसको सबसे बड़ा सहारा मिला है जो फ्रॉड वोटर्स थे उनका गायब हो जाना। तो एसआईआर, बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना, और जमीन पर जो पहले ही बीजेपी के लिए था। और एक चीज और, इलेक्शन कमीशन जिस एग्रेसिव तरीके से इस इलेक्शन की व्यवस्थाएं कर रहा है, 4,000 पर्यवेक्षक इस समय बंगाल में है केंद्र सरकार के लगाए हुए, वो बंगाल के नहीं है, 4,000 दूसरे प्रदेशों से इलेक्शन कमीशन ने हायर किया है और वहां पर डिप्लॉय किया है। दूसरा, जो अर्बन बंगाल का एरिया था वहां टीएमसी की जो गुंडई होती थी, तो इलेक्शन कमीशन ने छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में, सोसाइटीज में पोलिंग बूथ बनाने का इस बार काम किया है। तो ये सारा कुछ एक ऐसी चीज है जो राजनीतिक लड़ाई ममता बनर्जी को हरा रही है। तो ममता बनर्जी निश्चित रूप से बैकफुट पे हैं और उनको चुनावी हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए ये बौखलाहट है। अवनीश भाई, आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रणाम, जय जय श्री राम।